देखिए, हम लोग हाइपर कंजुगेशन में देख रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक एल्कीन है जिसके पास एक अल्फ़ा कार्बन और 3 अल्फ़ा एच। तो 3 अल्फ़ा एच अगर जी सिस्टम के पास है वो तो सिस्टम तीनों अल्फ़ा एच की मदद से हाइपर कंजुगेशन करेगा। अब हमें ये देखना है कि हाइपर कंजुगेशन करता कैसे है। ये है हमारे पास CH3 ग्रुप, एक C और 3 H। तो ये हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 H यहाँ पे लगा रहेगा। इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड टूट गया है, इसलिए इस बॉन्ड को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे CH, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे CH2-। देखिए यहाँ का डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया है, यहाँ का सिंगल बॉन्ड ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। चूँकि यहाँ का डबल बॉन्ड जो था पहले, अभी वो सिंगल बॉन्ड बन गया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर सिस्टम में हाइपर कंजुगेशन होता है तो सिस्टम का डबल बॉन्ड कैरेक्टर चेंज हो जाता है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में। और देखिए क्या देखा जाएगा, ये था हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम था तो, और ये ग्रुप था जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कर रहा है। तो इस ग्रुप के कारण से इस सिस्टम में क्या हुआ, देखिए ये था हमारे पास सिस्टम, और जब ये ग्रुप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो किया तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करने के कारण से हमारे पास सिस्टम में नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो सिस्टम में पहले कोई चार्ज नहीं था, अभी नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो नेगेटिव चार्ज का आना माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, माने हाइपर कंजुगेशन के कारण से हमारे पास सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के कारण से जब सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो देखिए अभी यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप है CH3, तो CH3 ग्रुप है जो हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, और CH3 ग्रुप के हाइपर कंजुगेशन करने के कारण से हमारे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो अगर यदि कोई जैसे हम लोग प्लस आई में देखते थे, प्लस आई एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजता है, माइनस आई वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पर खींचता है। तो अगर यदि प्लस आई वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा तो जो सिस्टम के पास अगर यदि वो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। देखिए प्लस आई ग्रुप में होता है कि वो जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, और इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने के कारण से उसके पास इलेक्ट्रॉन घट जाता है। लेकिन जिस ग्रुप को जिस सिस्टम में जुड़ा होता है, मान लेते हैं ये है हमारे पास सिस्टम, और इस सिस्टम में हम लोग CH3 को जोड़ रहे हैं। तो CH3 हमें पता है CH3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, तो CH3 प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा मैंने सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ये है सिस्टम, जिस सिस्टम के साथ ये प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो प्लस आई वाला ग्रुप चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो अपने से दूर भेजने के कारण से देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से इधर आ जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है। तो यही हम लोग बोलते हैं प्लस ग्रुप, चाहे प्लस आई हो प्लस एम हो, प्लस ग्रुप जब भी काम करता है तो प्लस ग्रुप सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका घट जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है। माने प्लस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है। अपने से दूर किसके पास भेजता है, जिस सिस्टम के साथ वो जुड़ा होता है उस सिस्टम के पास भेजता है। तो जैसे हाइपर कंजुगेशन में देखिए ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा, किसके पास भेजा, जिस सिस्टम के पास जुड़ा था। चूंकि इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन भेजा इसलिए तो सिस्टम के पास नेगेटिव चार्ज आया। तो चूंकि ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, किसकी मदद से भेज रहा है, हाइपर कंजुगेशन की मदद से भेज रहा है। हाइपर कंजुगेशन के कारण से सिस्टम को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इसीलिए सिस्टम के पास नेगेटिव चार्ज आया। अब हाइपर कंजुगेशन के कारण से अगर सिस्टम को इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है, माने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा जाता है, तब उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्लस HC। माने ये ग्रुप कौन से इफेक्ट शो करेगा, प्लस HC, माने प्लस हाइपर कंजुगेशन। प्लस इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना। चूंकि CH3 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा था, देखिए CH3 है ये और इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। CH3 चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, अपने से दूर किसके पास भेजेगा, इसके पास भेजेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज के इसके पास भेजा गया है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भेजा गया है, इसलिए देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन का आ जाना। चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज के इसके पास भेज दिया है, तो इसके पास जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया है। चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया तो हम लोग को ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा जा रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा जाता है तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं प्लस। प्लस इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना, माइनस इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना। प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। प्लस एम इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा रेजोनेंस के मदद से। माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा रेजोनेंस की मदद से। प्लस HC तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा रेजोनेंस की मदद से। माइनस HC तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा हाइपर कंजुगेशन की मदद से। तो देखिए हमें ये बात पता लगा
कि कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है उसके पास अगर यदि अल्फा एच हो तो वो एल्काइल ग्रुप प्लस HC शो करता है। जैसे हम लोग अभी देखे थे CH3 का एग्जांपल, CH3 हमें ये पता लगा कि CH3 प्लस हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट शो करता है। क्यों प्लस हाइपर कंजुगेशन शो करता है? क्योंकि इसके कारण से सिस्टम का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है, इसलिए प्लस HC शो करता है। अब हम लोग इसका प्लस HC को इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है। अब इस CH3 ग्रुप को हम लोग बेंजीन के रिंग के साथ जोड़ देते हैं। अब बेंजीन का रिंग ये सिस्टम हो गया और ये है CH3 वाला ग्रुप, और हमें पता है CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन करेगा। लेकिन CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन क्यों करेगा? हमें कैसे पता लगा कि CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन कर रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि C डबल बॉन्डेड C का जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। तो ये है C डबल बॉन्डेड C, इसका जस्ट एडजेसेंट ये sp3 कार्बन है, तो ये कार्बन हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अब ये कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे, इस कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो जो भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है जो C डबल बॉन्डेड C कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में हो, तो वो कार्बन अल्फा कार्बन नहीं कहलाता है। अल्फा कार्बन माने C डबल बॉन्डेड C कार्बन का जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन। तो इस सिस्टम में वो sp3 कार्बन ये है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन सब अल्फा हाइड्रोजन, और हाइपर कंजुगेशन कौन करता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सब जो भी हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेंगे। लेकिन अब हमें देखना है हाइपर कंजुगेशन कैसे करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं CH3 ग्रुप शो करेगा प्लस HC मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कैसे भेजेगा? देखिए ये बॉन्ड है, मान लेते हैं ये इस हाइड्रोजन की मदद से हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये तीनों करेगा। अभी हम लोग इसके साथ देखते हैं, तो जब इसके साथ हाइपर कंजुगेशन करेगा तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया, ये बॉन्ड जब भी टूट के यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला बॉन्ड जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चूंकि कार्बन का वैलेंसी 4 से 5 एक्सीड हो गया है, तो 5 नहीं होना चाहिए, तो 4 होने के लिए ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बेंजीन का रिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, और यहाँ पे चूंकि पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के इस कार्बन के एटम के पास आ गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखिए इस फर्स्ट स्ट्रक्चर से हमें ये सेकंड स्ट्रक्चर मिल गया है। अब यहाँ से आगे कैसे चलेगा रेजोनेंस? अब यहाँ पे सीधा रेजोनेंस चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था। अब जब ये बॉन्ड टूट के, ये बॉन्ड ऐसे था, ये टूट के यहाँ पे आ गया है, तो जैसे यहाँ पे आ गया तो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तो दो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया है, उसको डॉट से शो किया गया है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया है एटम के पास। क्योंकि रेजोनेंस में भी वैसे ही होता था, एक एरो इधर आ जाता था, आगे का एरो आगे चला जाता था, वैसे ही यहाँ पे इसका नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये सिग्मा, ये पाई, तो माइनस सिग्मा पाई का रेजोनेंस चलेगा। रेजोनेंस कैसे करेंगे? ये पाई बॉन्ड को इस दो कार्बन एटम के बीच में लाएंगे और ये पाई बॉन्ड को इस कार्बन एटम के ऊपर में रख देंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे CH, यहाँ पे H, इसके साथ H+, यहाँ पे हमारा इस तरह का बेंजीन का रिंग बन जाएगा, और बेंजीन का रिंग के साथ यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। तो देखिए हमें क्या पता लगा। अब इसका नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फिर से देखिए, ये माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड H के साथ जुड़ा रहेगा इस तरह से। यहाँ पे एक H था, यहाँ पे एक H था। तो देखिए हमें क्या पता लगा कि CH3 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, तो CH3 यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा? CH3 यहाँ पे प्लस HC शो कर रहा है, प्लस HC शो कर रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, इसीलिए रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। हमारे पास रिंग कौन सा था? बेंजीन का रिंग था। बेंजीन का रिंग पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। माने अगर हम लोग इसको बेंजीन का रिंग ले लेते हैं, और ये हमारा हो गया CH3 ग्रुप जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो CH3 ग्रुप के कारण से बेंजीन के इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो रहे हैं। माने ये तीनों पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? ये पोजीशन हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, और ये वाला पोजीशन पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया जा रहा है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्यों बढ़ गया? हाइपर कंजुगेशन के कारण से बढ़ गया है। और यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस हाइपर कंजुगेशन, प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। इसका माने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर बेंजीन के रिंग के पास भेज रहा है। क्योंकि बेंजीन के रिंग के पास इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है, क्योंकि बेंजीन के रिंग के पास इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है, माने इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग के पास जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग के पास जाएगा तो बेंजीन के रिंग पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे,
इंपॉर्टेंट ये है कि देखना कि नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे अपीयर होते हैं। बेंजीन के रिंग के पास तो अपीयर होंगे, लेकिन अपीयर होने वाला पोजीशन सिर्फ 2 पोजीशन है, एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन। एक पोजीशन और ध्यान दीजिए, ये पोजीशन को ध्यान दीजिए, ये पोजीशन को ध्यान दीजिए, माने इस पोजीशन, इस पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये सब पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाया जाता है। और मेटा पोजीशन पे कभी भी चार्जेस अपीयर नहीं हुए हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है, मैंने मान लीजिए देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, अगर इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है और यहाँ से मान लेते हैं जोड़ देते हैं CH2+, तो ये नेगेटिव चार्ज CH2+ को अटैक कर सकता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ देते हैं CH2+, तो नेगेटिव चार्ज इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे CH2+ जोड़ देते हैं या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ज जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कब न्यूट्रलाइज कर रहा है? ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को तभी न्यूट्रलाइज कर रहा है जब वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास आके जुड़ रहा है। लेकिन मान लेते हैं उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे जोड़ देते हैं, इस पोजीशन पे CH2+ पोजीशन पे, माने इस पोजीशन पे जोड़ देते हैं, CH2+ को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो क्या कभी ये पॉजिटिव चार्ज कभी न्यूट्रलाइज हो पाएगा? कभी नहीं न्यूट्रलाइज हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ही नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना होता हाइपर कंजुगेशन के कारण से, तब नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर पाता। लेकिन नेगेटिव चार्ज तो बस 3 ही पोजीशन पे अपीयर हो रहा है, ये 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे। इसका माने ये, अगर चूंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अपीयर हो रहा है, इसका माने ये है अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो तभी वो नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अपीयर हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही अपीयर हुआ है, मेटा पोजीशन पे अपीयर नहीं हुआ है, इसका माने यही है अगर कोई ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रख देंगे तब वो नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन गलती से ग्रुप को मेटा पोजीशन पे रख दिया गया तो अब वो नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप को इफेक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आया ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस सब कैनोनिकल फॉर्म में, सब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में हमको ये दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आया ही नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आया ही नहीं है तो मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप को डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप को कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस जगह पे है ही नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज उस जगह पे है ही नहीं और उस जगह पे कोई ग्रुप को रख देंगे तो नेगेटिव, उस ग्रुप का नेगेटिव चार्ज के साथ कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसका माने ये पता लगता है कि हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इफेक्ट डालता है, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। देखिए इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन कर रहा था CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे अपना इफेक्ट शो कर रहा है? देखिए CH3 ग्रुप जो कि +Hc शो कर रहा है, +Hc मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर बेंजीन रिंग के पास भेजा तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। लेकिन बेंजीन पे कहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका माने यही है कि CH3 ग्रुप प्लस हाइपर कंजुगेशन के कारण से बेंजीन का सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। मैंने ऑर्थो पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मैंने हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही शो कर रहा है। चूंकि मेटा पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं हुआ, माने वो अपना हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे शो ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? कोई भी ग्रुप हाइपर कंजुगेशन सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही, जब वो ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है तभी शो करता है। मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अपना हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई ग्रुप को हम लोग डाल देते हैं जो कि मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे अगर हम CH2+ को डाल देंगे, ये एक पॉजिटिव ग्रुप है, लेकिन चूँकि नेगेटिव चार्ज हमारा कभी भी नेगेटिव चार्ज, ध्यान दे दीजिए, बात है कि जब भी हाइपर कंजुगेशन होगा तो हाइपर कंजुगेशन होने के कारण से नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अपीयर होता है, मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होता है। तो नेगेटिव चार्ज देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन पे अपीयर हुआ, ये ऑर्थो पोजीशन पे अपीयर हुआ और ये पैरा पोजीशन पे अपीयर हुआ। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, इन दोनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस नहीं अपीयर हो रहा है। इसका माने ये है कि अगर यदि यहाँ पे कोई ग्रुप को मैं डाल देता हूँ, वो ग्रुप, इस ग्रुप के कारण जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इस CH3 के कारण से जो प्लस हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और जिस प्लस हाइपर कंजुगेशन के कारण से रिंग पे नेगेटिव चार्जेस बना है, वो नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि इस ग्रुप को नेगेटिव चार्ज तभी बिगाड़ पाता है जब ये ग्रुप नेगेटिव चार्ज के ऊपर में रखा होता। लेकिन ये ग्रुप को तो एक ऐसा पोजीशन पे रख दिया गया है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन ही नहीं रहा है। अब चूंकि ये इस पोजीशन जो कि मेटा पोजीशन है, ये ग्रुप को ध्यान दीजिए, ये ग्रुप इस ग्रुप के, सबसे पहले ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि ये ग्रुप प्लस हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है जिसके कारण से रिंग पे नेगेटिव चार्जेस बन रहा है। अब रिंग पे जब नेगेटिव चार्जेस बन रहा है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बन रहा है? सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे,
और पैरा पोजीशन पे। तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बन रहा है। अब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही बन रहा है, तो कोई ग्रुप को अगर यदि मैं ऑर्थो पोजीशन पे रख देता हूँ या कोई ग्रुप को मैं पैरा पोजीशन पे रख देता पैरा पोजीशन पे रख देता हूँ, तब नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर देगा, क्योंकि वो ग्रुप के पास ही क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप के एकदम उस एटम के पास ही है। माने नेगेटिव चार्ज चूँकि यहाँ पर है, इस कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। मैंने ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को कब अफेक्ट करेगा? जब ये ग्रुप नेगेटिव चार्ज के एटम पे हो, लेकिन गलती से अगर यदि ये ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज के एटम पे ना हो, माने ग्रुप अगर यदि मेटा पोजीशन पे हो, तब मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब मेटा पोजीशन पे चूंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वो नेगेटिव चार्ज, ये सब जो नेगेटिव चार्ज बना है, ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, इसका मीनिंग ये है कि ये CH3 जिसके कारण से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन के कारण से नेगेटिव चार्ज बन रहा है, वो नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इसका माने ये कि ये ग्रुप अपना हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट इस ग्रुप को नहीं शो कर पा रहा है। ये ग्रुप अपना हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट मेटा पोजीशन पे शो नहीं कर पा रहा है। माने ये ग्रुप जो कि इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पर है, माने कोई भी ग्रुप जो हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप के मेटा पोजीशन पे हो, जैसे कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पे हो, तो कोई भी ग्रुप अगर यदि हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप के मेटा पोजीशन पे हो, तो उस पोजीशन पे वो ग्रुप का कोई भी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं लगता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ग्रुप है जो कि हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, और ये ग्रुप है जिसका इफेक्ट हमको जानना है कि इस ग्रुप पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इस ग्रुप के हाइपर कंजुगेशन के कारण से इस ग्रुप पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है। तो इस ग्रुप हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, इफेक्ट इस पे जानना है। अब इसका पोजीशन ध्यान दीजिए, ये ग्रुप हम लोग देखेंगे, ये ग्रुप इसके रिलेटिव में कौन सा पोजीशन पर है। तो अगर यदि इस ग्रुप का पोजीशन हम लोग पोजीशन नंबर 1 पकड़ लेते हैं, तो इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। देखिए, इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग ये और ये ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन, इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन, ये वाला मेटा पोजीशन और ये वाला पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑर्थो पैरा मेटा ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है। मैंने मान लीजिए ये हमारा बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे ग्रुप को डाल दिए हैं, तो ये बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन कोई ग्रुप को यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। तो ऑर्थो पोजीशन जरूरी नहीं है कि यही दोनों ऑर्थो पोजीशन होता है, ऑर्थो पोजीशन कुछ भी हो सकता है, ये भी ऑर्थो पोजीशन हो सकता है। अगर ग्रुप को यहाँ पे डाल देते हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन बन जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन बन जाएगा। इसलिए ऑर्थो पोजीशन रिलेटिव है, ये ग्रुप पे डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है। अब ग्रुप इसको पकड़ लेंगे तो ऑर्थो पोजीशन, एक ग्रुप इसको पकड़ लेते हैं तो ऑर्थो पोजीशन ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब ये ऑर्थो पोजीशन बन गया तो मेटा पोजीशन कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यदि हमारा हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप, देखिए ये ग्रुप है जिस पे हमको इफेक्ट, इस ग्रुप के हमको इफेक्ट देखना है, और हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप कौन सा है? CH3। अब समझिए, ये ग्रुप है, ये पोजीशन को हमको इस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग काम करना है। तो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन। मेटा पोजीशन कौन सा हो गया? ये हो गया मेटा पोजीशन, ये हो गया मेटा पोजीशन और ये हो गया पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन क्यों हुआ? क्योंकि कोई ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद वाला पोजीशन मेटा पोजीशन, उसके बाद वाला पोजीशन पैरा पोजीशन। तब हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पर है। अब ध्यान दीजिए, अगर यदि हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पर है, तब क्या ये ग्रुप नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को दे पा रहा है? अगर हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग मेटा पोजीशन पर है, तब क्या हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप अपना इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को बनाना, क्योंकि इसका इफेक्ट है नेगेटिव चार्ज को बनाना, तो क्या हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप अपना इफेक्ट, माने हाइपर कंजुगेशन के मदद से नेगेटिव चार्ज जो बना रहा है, वो नेगेटिव चार्ज क्या इस कार्बन को दे पा रहा है? तो हम लोग देखेंगे नहीं, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ बन ही नहीं रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा ही नहीं, तो इस कार्बन, इस ग्रुप को नेगेटिव चार्ज दे ही नहीं पाएगा। माने हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी ग्रुप को अगर हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप किसी भी ग्रुप के मेटा पोजीशन पर हो, अगर हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप किसी भी ग्रुप के मेटा पोजीशन पर हो,
तो मेटा पोजीशन पर होने के साथ साथ वो ग्रुप अपना हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट की मदद से नेगेटिव चार्ज को उस ग्रुप को नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी ग्रुप अगर हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप किसी भी ग्रुप के मेटा पोजीशन पे हो तो मेटा पोजीशन पे रहते रहते वो ग्रुप अपना हाइपर कंजुगेशन के मदद से नेगेटिव चार्ज जो बना रहा है उस नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस उस ग्रुप पे नहीं कर सकता है। इसका माने ये है कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन से अपना हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर पाता है। चूँकि वो मेटा पोजीशन से हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर पा रहा है इसीलिए तो वो मेटा पोजीशन से नेगेटिव चार्ज नहीं बना पाया। अगर यदि वो मेटा पोजीशन से इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बना दिया होता तो वो ग्रुप हाइपर कंजुगेशन शो कर पा रहा होता, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की मदद से ही तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा था। लेकिन हाइपर कंजुगेशन की मदद से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं बन पाया। चूँकि वो ग्रुप हाइपर कंजुगेशन के मदद से नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे नहीं बना पाया तो हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रुप माने हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप, देखिए ये है हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप। हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप मेटा पोजीशन से अपना हाइपर कंजुगेशन नहीं शो कर पाता है। क्यों नहीं शो कर पाता है? कोई भी हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन से, बेंजीन के मेटा पोजीशन से अपना इफेक्ट, देखिए अभी इसको मेटा मत पकड़िए, ये मेटा नहीं है। ये मेटा कब था? जब हम लोग इसको, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये मेटा था, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये मेटा होगा। जब ये पकड़ेंगे बेसिक, ये ग्रुप को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा पैरा। लेकिन जब इस ग्रुप को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा पैरा। अभी हम लोग इस ग्रुप को पकड़े हैं तो ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। तो हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप के कारण से जब हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप किसी भी ग्रुप के मेटा पोजीशन पे हो, जब भी कभी भी जब हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप इस ग्रुप के, यहाँ कोई भी ग्रुप हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उस ग्रुप के मेटा पोजीशन पर हो तो मेटा पोजीशन पे होते हुए वो नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप को नहीं डाल पाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं डाल पाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बस वो यहाँ पे और यहाँ पे बना रहा है, इस ग्रुप के पास नहीं बना पा रहा है। तो इस ग्रुप के पास क्यों नहीं बना पा रहा है? किसका? क्योंकि इसका पोजीशन मेटा पोजीशन पर है। अगर इसका पोजीशन मेटा पोजीशन पर नहीं कहीं और पोजीशन पे होता तब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना पाता। मैंने मान लेती हैं अगर यदि इसका पोजीशन मेटा पोजीशन से चेंज करके मान लेते हैं इस पोजीशन पे डाल देते हैं इसका पोजीशन, तब सी एच की तो इस तरह से होता। अब एच यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ एच यहाँ पे टूटा तो ये है पाई बॉन्ड टूट के इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता, फिर नेगेटिव यहाँ पे चला जाता है, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है। तो देखिए अगर ये ग्रुप इस पोजीशन के बदले में कुछ इस पोजीशन पे होता तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना के इस ग्रुप को अपना नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कर पाता, माने हाइपर कंजुगेशन का इन्फ्लुएंस कर पाता। लेकिन अभी ये हाइपर कंजुगेशन का इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अभी ये मेटा पोजीशन पर है। तो मेटा पोजीशन पे अगर कोई हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप किसी भी ग्रुप के मेटा पोजीशन पे होता है तो वो ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज उस ग्रुप को नहीं दे पाता है। अब अगर वो नेगेटिव चार्ज नहीं दे पा रहा है माने वो ग्रुप अपना हाइपर कंजुगेशन का ही इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट के कारण से ही नेगेटिव चार्ज बन रहा था। लेकिन चूंकि अब नेगेटिव चार्ज इसके पास जा ही नहीं रहा है, माने हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ही नहीं जा रहा है। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट जाना मानना है नेगेटिव चार्ज का जाना, नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा है माने हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ही नहीं जा रहा है। चूँकि नेगेटिव चार्ज जब हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तब मेटा पोजीशन पर होते हुए इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पर होते हुए ये ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज इसको नहीं भेज पाता है, माने मेटा पोजीशन पर होते हुए कोई भी हाइपर कंजुगेशन करने वाला ग्रुप इस ग्रुप को हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। इसका माने ये है कोई भी हाइपर कंजुगेशन वाला ग्रुप मेटा पोजीशन से हाइपर कंजुगेशन नहीं कर पाता है। तो शॉर्टकट इसका एक ही लाइन का समझने वाला है कि कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन से उसका हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट नहीं होता है। यही बात हम लोग समझ रहे थे कि कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन से अपना हाइपर कंजुगेशन नहीं शो कर पाता है। अगर ये हाइपर कंजुगेशन मेटा पोजीशन से शो कर पाता तब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना दिया होता। जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना रहा था, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बना दिया होता, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं बना पा रहा है, माने ये मेटा पोजीशन से हाइपर कंजुगेशन नहीं शो कर पा रहा है। तो शॉर्टकट में बस हमें इतना ही याद रखना है कि कोई भी ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे होता है तो मेटा पोजीशन पे हमको उस ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? उसका
हम लोग रेजोनेंस में भी ये पढ़े थे, कोई भी ग्रुप अगर दी मेटा पोजीशन पे होता है तो मेटा पोजीशन से उस ग्रुप का ना ही हम लोग प्लस एम पकड़ते हैं ना ही माइनस एम पकड़ते हैं, उस पोजीशन से ना ही हम लोग किसी भी ग्रुप का अब से हम लोग कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो तो उस ग्रुप पे ना ही प्लस एम पकड़ा जाएगा, ना ही माइनस एम पकड़ा जाएगा, ना ही प्लस एच सी पकड़ा जाएगा, ना ही माइनस एच सी पकड़ा जाएगा। ये सब पोजीशन मेटा पोजीशन पे गलत हो जाता है, लेकिन यही सब पोजीशन सही कब हो जाएगा, जब ये लोग ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रहेगा। तो इतना डिस्कशन का यही समझने वाला बात था कि प्लस एम माइनस एम प्लस एच सी माइनस एच सी सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही लगेगा, मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे वो चार्ज बना के उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है इसलिए उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। अब ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा माने अपना इफेक्ट ही नहीं शो कर पाएगा, तो नहीं कर पाता है, इसलिए मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप अपना प्लस एम प्लस हाइपर कंजुगेशन माइनस हाइपर कंजुगेशन नहीं शो कर पाता है। अब हम लोग माइनस हाइपर कंजुगेशन नहीं समझे थे कि माइनस हाइपर कंजुगेशन किस में होता है, तो देखिए माइनस हाइपर कंजुगेशन CCl3 में माइनस हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पे माइनस हाइपर कंजुगेशन माने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा माने प्लस हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन की मदद से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा हाइपर कंजुगेशन की मदद से माने माइनस हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें CCl3 ग्रुप में माइनस हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, देखिए CCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन तो इसके पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस, तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये बॉन्ड इधर टूट गया। तो देखिए अब बेंजीन गियरिंग से क्या हुआ, अब बेंजीन गियरिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट गया तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जब आगे वाले केस में जब हमारे पास CH3 था तब बेंजीन के रिंग के पास, तब CH3 ग्रुप बेंजीन के रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्योंकि वो प्लस HC शो कर रहा था, प्लस HC शो कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा था, तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा था तब बेंजीन के रिंग पे माइनस चार्ज अपीयर हुआ था। चूंकि CCl3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो बेंजीन के रिंग पे प्लस चार्ज अपीयर हुआ है। तो इसी तरह सेम इस कैनोनिकल फॉर्म्स इसका हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म बनाएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पे अपीयर होगा और यहाँ पे अपीयर होगा, तो मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज नहीं अपीयर होगा। तो बस हमें यही समझना है कि जब CCl3 क्वेश्चन में दिख जाए तो CCl3 प्लस माइनस हाइपर कंजुगेशन करता है। माइनस हाइपर कंजुगेशन कैसे करेगा, क्योंकि CCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और पाई बॉन्ड इधर चला गया, फिर नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में माइनस यहाँ पे बनेगा, नेक्स्ट रेजोनेंस कैनोनिकल नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पे डाल देंगे, ये यहाँ पे चलाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे इस तरह से इसका आगे का स्ट्रक्चर बनते जाएगा। अब एक तो चीज़ समझिए, हाइपर कंजुगेशन का MOT की मदद से एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। हाइपर कंजुगेशन का MOT की मदद से एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से किया जाता है कि हाइपर कंजुगेशन को MOT की मदद से ये कहा जाता है कि हाइपर कंजुगेशन एक सिग्मा पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल का ओवरलैप है। तो MOT की मदद से हम लोग हाइपर कंजुगेशन में बोलेंगे सिग्मा हाइपर कंजुगेशन एक सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप है। सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप कैसे होता है, देखिए ये हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें पता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक sp3 ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बन रहा होगा, माने ये कार्बन और ये हाइड्रोजन में sp3 ऑर्बिटल है, ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो ये बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड। जो यहाँ पे बताए देखे थे इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो कुछ नहीं था, ये यही बॉन्ड था। इस तो हम लोग देखिए ये जो CH है ये CH कुछ भी नहीं है, यही वाला CH ये हम लोग इस तरह से शो कर रहे हैं। कार्बन का sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल तो ओवरलैप है, तो sp3s ओवरलैप, तो ये ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास रहेगा ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास ज़्यादा है। अब इसको MOT से क्या डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना है, और हमें पता होता है ये बॉन्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना है तभी तो बॉन्ड है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, बॉन्डिंग में बॉन्ड बनेगा और इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर है। तो चूंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो न्यूक्लियस के बीच में होता है, तो यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस, यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस के बीच में ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्ड बन गया है, इसलिए हम लोग ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं। ये पाई बॉन्ड कुछ नहीं है, यही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो न्यूक्लियस के बीच में रहता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो न्यूक्लियस के साइड में रहता है, माने एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस के बाहर रहेगा, इस तरह से रहेगा, दो एक एंटी बॉन्डिंग इधर एक एंटी बॉन्डिंग इधर। चूंकि इस कंपाउंड में ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, यही है पाई स्टार ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल। चूंकि पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट रहता है तो बड़ा अच्छा से ओवरलैप हो जाएगा किसका, इस sp3 और पाई स्टार का ओवरलैप हो जाएगा। देखिए ये sp3 था
sp3 का बॉन्ड पोलर था क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस था, हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास डेल्टा माइनस था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन खींच के यहाँ पे रख लिया था। अब ये जब ही देखा कि सामने में मेरे को एक वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है तो उस वैकेंट ऑर्बिटल को ओवरलैप कर दिया। और जब ये वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएगा तो देखिए पहले इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन थे? क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा था और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे ये बॉन्ड इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी आ गया है। अब जब भी ये बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गया है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 से हमें क्या पता लगा कि यहाँ का इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्यों इसका बॉन्ड टूट जाएगा। जब भी यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता था, क्योंकि जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन करते थे तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे भेजते थे और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड को तोड़ देते थे, हम लोग ये बॉन्ड को तोड़ देते थे, जिसके कारण से इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो ये जो बॉन्ड टूट गया, क्यों टूट गया? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया है। ये जो सिंगल बॉन्ड था, इसका पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इधर से ओवरलैप होने के कारण से किसका ओवरलैप हुआ? sp3 पाई स्टार का। तो इस हाइपर कंजुगेशन को हम लोग sp3 पाई स्टार ओवरलैप भी बोला जाता है, सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप भी बोला जाता है। ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से बोला जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसी को सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप भी कहते हैं। और ये भी हम लोग समझ रहे हैं क्यों ये बॉन्ड टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि पहले बॉन्ड बना था, तो पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बन गया है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप हो गया है, तो जब भी एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप होगा तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्डिंग में 2 था, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 2 - 2/0। तो इसलिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, तो वो बॉन्ड वहाँ से टूट गया। अब हम लोग कुछ ध्यान देंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? किसी भी एल्कीन या फिर एल्काइन को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए हमें क्या याद रखना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम, जो एल्कीन सबसे कम स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा। माने अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताइए, तो हम लोग एल्कीन का स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। माने मान लेते हैं ये एल्कीन है और ये एक एल्कीन, ये दूसरा एल्कीन। अब इन दोनों एल्कीन में कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल? तो एल्कीन का स्टेबिलिटी के लिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन की मदद से एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन की मदद से एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ये एक एल्कीन है, ये दूसरा एल्कीन है, ये C डबल बॉन्डेड C कार्बन, ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये हो गया C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C के एडजेसेंट कार्बन, ये C डबल बॉन्डेड C के एडजेसेंट कार्बन, ये है C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C के एडजेसेंट कार्बन। ये चूंकि ये तीनों कार्बन sp3 है तो तीनों कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन सब अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है तो 4 - 1 3, माने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना रहा है तो 4 - 1 3, तो 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना रहा है तो 4 - 1 3, तो 3 हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में देखिए 6 ठो अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन में ज़्यादा स्टेबल कौन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। माने ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। अब ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में ये एल्कीन को A मान लेते हैं और B मान लेते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन B का ज़्यादा होगा A से। तो इस तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सवाल आएगा तो पहले हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और एल्कीन के लिए स्टेबिलिटी हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से चेक करते हैं। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग कंबशन करते हैं, माने उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब उसको हीट ऑफ कंबशन बोला जाता है। तब उसमें ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई भी रिएक्ट करता है तो उसमें हीट का लेन देन होता है, उसी हीट को हम लोग हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए हमको वही सेम फार्मूला लगेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला। वो फार्मूला है कि जितना ज़्यादा कार्बन एटम होगा सिस्टम में, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा, हीट ऑफ कंबशन उतना ज़्यादा होगा। और जितना कम स्टेबिलिटी होगा एल्कीन का, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ कंबशन पे बेस हमें शॉर्ट फार्मूला याद रखना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और हीट ऑफ कंबशन होगा जितना ज़्यादा कार्बन एटम उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। मैंने मान लीजिए ये एक कार्बन दे दिया है, ये एक एल्कीन, और ये दूसरा एल्कीन दे दिया है। अब इन दोनों एल्कीन में हमको चेक करना है कि इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, हीट ऑफ कंबशन निकालना है। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बन एटम चेक करेंगे, जिसका जितना ज़्यादा कार्बन एटम उसका उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन।
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे तब आएंगे जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होगा। कार्बन एटम ही डिफरेंट है तो पहले कार्बन एटम से ही काम बन जाएगा। जैसे इन दोनों का एल्कीन में अगर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जाए तो इन दोनों एल्कीन में देख लीजिए, अब ये इन दोनों एल्कीन में हमें स्टेबिलिटी चेक करना है तो ये दोनों एल्कीन में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन देखिए कौन होगा। इसके ये अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये दोनों एल्कीन में अब हमें स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो ये दोनों एल्कीन में जब स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 1 अल्फा एच, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 1 अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो देखने में तो स्टेबिलिटी दोनों का बराबर लग रहा है। तो दोनों का स्टेबिलिटी बराबर माने दोनों का हीट ऑफ कंबशन बराबर नहीं होगा, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन के लिए पहले हम लोग कार्बन एटम पे जाएंगे। कार्बन एटम में चेक कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे 7 कार्बन एटम और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों का 7 कार्बन एटम अगर हुआ, लेकिन इस बॉन्ड को हटा देते हैं तब इसके पास 6 कार्बन एटम, अब इसके पास 7 कार्बन एटम, तो जिसका कार्बन एटम ज़्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। तो हीट ऑफ कंबशन पे हम लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, पहले कार्बन एटम चेक कर लेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा कार्बन एटम उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ज़्यादा। जब कार्बन एटम बराबर रहेगा तब हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर जाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। इस क्वेश्चंस में हमें ये देखना है, हमें बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, किस सब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दिया है। अब जब भी हमें मॉलिक्यूल दिया रहेगा अब हम लोग जितना इफेक्ट सब सीख लिए हैं अब सब इफेक्ट को लगा लेंगे। जैसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे, हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट लगाएंगे, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाएंगे। अब देखिए ये तीनों मॉलिक्यूल है ए बी सी, इन तीनों में चेक करना है कि ये बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, कौन से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें इफेक्ट से चलना है और इफेक्ट लगाने टाइम हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिस्टर हाई, MRHI, ये है शॉर्टकट माने M माने मेसोमेरिक, R रेजोनेंस, H हाइपर कंजुगेशन, I इंडक्टिव। माने अगर मेसोमेरिक का पावर सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद रेजोनेंस का पावर हाइपर कंजुगेशन के पावर से ज़्यादा होता है और हाइपर कंजुगेशन का पावर इंडक्टिव के पावर से सबसे ज़्यादा होता है। माने इंडक्टिव का पावर सबसे कम, मेसोमेरिक का रेजोनेंस का पावर ज़्यादा, हाइपर कंजुगेशन का पावर बीच में। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखेंगे। इसका माने ये है कि अगर मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन भी चल रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी चल रहा है तब हमें हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का पावर ज़्यादा है। तो ये फार्मूला का ये मतलब है। अब हम लोग हर क्वेश्चन में चेक करेंगे कहाँ पे मेसोमेरिक हो रहा है, कहाँ पे रेजोनेंस, कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, कहाँ पे इंडक्टिव। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन, ये बेंजीन सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको लेकर नहीं सोचेंगे। अब देखिए ये CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, चूंकि ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मीनिंग है कि इस बॉन्ड के यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है, यहाँ पे 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 CH3 जुड़ा है, ये है कंपाउंड C। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये C डबल बॉन्डेड C, देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस सिस्टम में मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है कि नहीं। मेसोमेरिक इफेक्ट कब लगता है, 2 तरह का ग्रुप होता है मेसोमेरिक का, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम कब, जब एटम के पास लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज हो और वो एटम बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा हो या कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो तब प्लस एम। तो कंजुगेटेड सिस्टम तो है सिस्टम के पास, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में रेजोनेंस चल रहा है, तो जो भी रेजोनेंस तीनों सिस्टम में चल रहा है तो जो कॉमन है तो उसको लेकर बात नहीं करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको लेकर बात करना है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का देख रहे थे, तो मेसोमेरिक इफेक्ट का जो भी कंजुगेटेड सिस्टम, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास बेंजीन का रिंग कंजुगेटेड सिस्टम है, तो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई भी एटम वो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज से जुड़ा होगा तब प्लस एम। लेकिन किसी भी एटम के पास ना ही लोन पेयर है ना ही नेगेटिव चार्ज, तो प्लस एम नहीं है। माइनस एम कब होता, जब एटम किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है तो माइनस एम भी नहीं होगा। अब हम लोग मेसोमेरिक हो गया, रेजोनेंस तीनों में चल रहा है, तीनों में कॉमन है तो उसको लेकर भी नहीं सोचेंगे, जो कॉमन होगा उसको लेकर नहीं सोचेंगे। अब आ जाएंगे हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन किस किस मॉलिक्यूल में लगेगा, C डबल बॉन्डेड C मॉलिक्यूल में लगता है, मैंने एल्कीन्स में लगता है। जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्डेड C दिख जाए उसमें लगेगा। जिस कंपाउंड में कार्बन के पास प्लस चार्ज हो उसमें हाइपर कंजुगेशन लग सकता है। जिस कंपाउंड में कार्बन के पास फ्री रेडिकल हो उसमें भी हाइपर कंजुगेशन लगता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्डेड C है, तब हाइपर कंजुगेशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए C डबल बॉन्डेड C का एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो इस कंपाउंड में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। यहाँ पे आइए ये C डबल बॉन्डेड C कार्बन के एडजेसेंट sp3 कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, बस 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा H हो गया 1। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्डेड C का एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन,
एक भी हाइड्रोजन नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन की, ये जो कार्बन है 4 ठो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। देखिए एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये बॉन्ड का मीनिंग क्या है। यहाँ समझिए, इस बॉन्ड का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन के साथ H3 है, एक कार्बन के साथ H3 है, एक कार्बन के साथ H3 है, माने ये सब CH3 है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। माने जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे करके सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे एक कार्बन जोड़ दीजिए। और एक कार्बन जोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, एक कार्बन जोड़ने के बाद ध्यान दीजिए कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड बना रहा है तो 4 को 1 से माइनस करेंगे तो 3, तो यहाँ पे H3 जोड़ दीजिए, इसलिए हम लोग CH3 जोड़े। मान लीजिए कोई यहाँ इस तरह का है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे कार्बन को डाल दीजिए। सबसे पहले कार्बन को डालने के बाद देखिए यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है ये, और दूसरा बॉन्ड ये बना, तो 2 बॉन्ड बन रहा है। तो 4 को 2 से माइनस कीजिए तो 4 - 2 2, तो यहाँ पे डाल दीजिए CH2। तो इस तरह से हम लोग डालते हैं, कहाँ पे CH3 होगा, कहाँ पे CH2 होगा। तो यहाँ सब पे CH3 था, तो C डबल बॉन्डेड C का एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0। तो अब CH3 ग्रुप का हमें पता है कि CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन शो करेगा किसकी मदद से, अल्फा H की मदद से। अब CH3 का हमको ये देखना है कि CH3 प्लस हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या फिर माइनस हाइपर कंजुगेशन। हमें पता है माइनस हाइपर कंजुगेशन शो करने वाला बस एक ही ग्रुप है, वो है CCl3। माइनस हाइपर कंजुगेशन और कोई नहीं शो करता है। CF3 के बारे में सोचिए, CCl3 जब माइनस हाइपर कंजुगेशन शो किया है तो CF3 क्यों नहीं हाइपर कंजुगेशन शो करता है। CF3 इसलिए हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करता है क्योंकि CF का जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि CF का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा, माने बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, और हाइपर कंजुगेशन में हम लोग देखते थे कि बॉन्ड टूटता था, इसलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते थे। क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, इसलिए CF3 का माइनस हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट नहीं देखा जाता है। CBr3 और CI3 का क्या हुआ, CBr3 और CI3 में क्यों नहीं होता है, क्योंकि CCl3 में क्यों हो रहा था, CCl3 में इसलिए हाइपर कंजुगेशन हो रहा था क्योंकि क्लोरीन वाला का बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं था, तो ये बॉन्ड टूट सकता था। और टूटने के साथ साथ क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस, तो बॉन्ड पोलर भी हो गया, बॉन्ड एनर्जी भी कम है तो बॉन्ड टूट जाएगा और माइनस हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। लेकिन CBr3 और CI3 में माइनस हाइपर कंजुगेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि CBr और CI बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। चूँकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है। तो चूँकि बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है इसलिए बॉन्ड टूट नहीं पाता है। इसलिए CBr3, CI3, CF3 में माइनस हाइपर कंजुगेशन नेग्लिजिबल, माइनस हाइपर कंजुगेशन सिर्फ CCl3 में। तो CCl3 तो यहाँ पे एक भी मॉलिक्यूल में नहीं है, तो कोई भी मॉलिक्यूल में माइनस हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो माइनस हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, हमें पता है CH3 ग्रुप का प्लस हाइपर कंजुगेशन ही होता है, क्योंकि माइनस हाइपर कंजुगेशन वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है CCl3, जो किसी के पास नहीं है। तो किसी के पास नहीं है तो माइनस हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। माने ये ग्रुप अपना कौन सा इफेक्ट शो करेगा, CH3 प्लस हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की मदद से एक अल्फा H है, तो एक अल्फा H की मदद से ही प्लस हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे एक भी अल्फा H नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। तो देखिए प्लस हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर भी हो रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर भी हो रहा है। कहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा अल्फा H वहाँ पे ज़्यादा प्लस हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा H है तो यहाँ पे ज़्यादा 3 बार करके, एक बार ये हाइड्रोजन टूटेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, माने 3 बार हाइपर कंजुगेशन, माने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। शॉर्टकट में ये ध्यान में रखना है, ज़्यादा अल्फा H माने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन कम होगा, यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। चूँकि यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो प्लस हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ए मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेशन प्लस हाइपर कंजुगेशन CH3 का सबसे ज़्यादा है। तो प्लस हाइपर कंजुगेशन CH3 का सबसे ज़्यादा, मैंने CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा ऊपर भेजेगा, बहुत भेज रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गया, तो ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। C का सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन हुआ ही नहीं, मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले था वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक तो अल्फा H है, एक अल्फा H की वजह से हाइपर कंजुगेशन हुआ, और थोड़ा सा भी हाइपर कंजुगेशन हुआ इसके कंपेयर में, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हुआ तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए ए का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। तो इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन की मदद से बेंजीन के रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हैं।
अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन तभी लगता है जब हमारे पास सिस्टम में अल्फा एच हो, लेकिन सिस्टम में अगर अल्फा एच ही नहीं है तब हाइपर कंजुगेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कब हमें हाइपर कंजुगेशन लगाना है। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम के पास अल्फा एच हो। सिस्टम के पास अगर अल्फा एच नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि सिस्टम के पास अल्फा एच होना चाहिए, बिना अल्फा एच के हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आप जब भी आपको क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आप सोचिए मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है कि नहीं। मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है तो उसके बाद सोचिए हाइपर कंजुगेशन लग रहा है कि नहीं। हाइपर कंजुगेशन के बाद सोचिएगा, मेसोमेरिक के बाद रेजोनेंस देख लीजिए, रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग इस तीनों मॉलिक्यूल में देख लेते हैं। देखिए यह मॉलिक्यूल ए, यह मॉलिक्यूल बी, यह मॉलिक्यूल सी। अब मॉलिक्यूल्स किस तरह से हैं, ये बेंजीन का रिंग है तीनों मॉलिक्यूल में। यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ CH3 CH3 CH3, कार्बन के साथ CD3। डॉयटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1 2। तो डॉयटेरियम जिस हाइड्रोजन का मास नंबर, हाइड्रोजन का जिसमें मास नंबर 2 दिया है तो वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसमें मास नंबर 3 वो है ट्राइटियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप की मदद से हमको सवाल को करना है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ CD3 CD3 CD3, कार्बन का CD3 CD3 CD3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि किसी में मेसोमेरिक नहीं होगा क्योंकि किसी के पास लोन पे नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं है। अब रेजोनेंस तो तीनों में है, जो कॉमन है, कॉमन को हम लोग देखते नहीं है। हाइपर कंजुगेशन पे आइए, C डबल बॉन्डेड C का एडजेसेंट कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन sp3 है इसलिए ये सब अल्फा कार्बन, और C डबल बॉन्डेड C का एडजेसेंट है इसलिए अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 को 4 से माइनस कीजिए 0, तो इसके पास 0 अल्फा एच। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 4, तो 4 को 4 से माइनस कीजिए तो 0। ये 1 2 3 4 4, 4 को 4 से माइनस कीजिए 0। तो नहीं, इसमें भी एक भी अल्फा एच नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तीनों मॉलिक्यूल में अल्फा एच नहीं है। तीनों मॉलिक्यूल में जब अल्फा एच नहीं है तो तीनों मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन होता था अल्फा एच की मदद से। अब अल्फा एच है ही नहीं तो हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा। अब हाइपर कंजुगेशन भी सही काम नहीं चला, तब लास्ट को हम बच रहा है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट बच रहा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से सॉल्व कीजिए क्या होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में देखिए, हम इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगा रहा है, हमें बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खोजना है इस क्वेश्चन में। इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगाएगा, CH3 ग्रुप, CD3 ग्रुप, CD3 ग्रुप, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब एल्काइल ग्रुप्स है और एल्काइल ग्रुप का हमें पता होता है एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, CT ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है CD बॉन्ड से, और CH बॉन्ड का सबसे कम। तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर क्या होता है, CH का सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा CD से, और CT का सबसे कम। ये ऑर्डर का रीज़न क्या है, क्योंकि CT बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा। इसलिए CT का हाइपर कंजुगेशन सबसे कम। CT का इंडक्टिव इफेक्ट क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि CT में ट्राइटेरियम जो होता है सबसे पास में होता है कार्बन एटम के, और डॉयटेरियम कार्बन एटम से दूर, और हाइड्रोजन कार्बन एटम से सबसे दूर। तो चूंकि ट्राइटेरियम सबसे पास होता है, पास होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से, ज़्यादा पावर से भेज पाता है, ज़्यादा पावर से भेज पाता है, इसलिए इसका प्लस आई ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अब हमें कुछ इस क्वेश्चन में चूंकि प्लस आई की मदद से काम करना है, तो CT बॉन्ड का प्लस आई सबसे ज़्यादा लगता है। देखिए CT बॉन्ड का प्लस आई सबसे ज़्यादा लगेगा, तो CT बॉन्ड का चूंकि प्लस आई सबसे ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे प्लस आई का पावर सबसे ज़्यादा। प्लस आई, अब हमें को तीनों कंपाउंड में प्लस आई लग रहा है। प्लस आई लगाने वाला ग्रुप कौन सा है, CH3 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 CD3 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 CD3। सबसे ज़्यादा प्लस आई कुछ कंपाउंड, इस कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा प्लस है, माने ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज़्यादा भेज रहा है। सबसे ज़्यादा भेज रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ गया तो ये था C, तो C का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा। A का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, क्यों, क्योंकि A में प्लस आई सबसे कम। प्लस आई के कारण से हो क्या रहा है, प्लस आई के कारण से ये हो रहा है कि प्लस आई इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब भी दूर भेज रहा है तो दूर भेज रहा है तो डेंस इलेक्ट्रॉन रिंग के पास भेज रहा है, बेंजीन रिंग के पास। बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन आया तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कंपाउंड में जब बढ़ेगा जिस कंपाउंड में प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। प्लस आई इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा, प्लस आई इस कंपाउंड में सबसे कम, तो इसका प्लस आई इस कंपाउंड में सबसे कम, तो इस कंपाउंड का बेंजीन रिंग का डेंसिटी सबसे कम, तो A का सबसे कम और B का बीच में। तो इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन की मदद से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ये सब बात हमें कुछ ध्यान में रखना है, कब प्लस H लगाएंगे, कब प्लस I लगाएंगे। तो यहाँ पे गलती होने का चांस यही है कि हम लोग प्लस H से सॉल्व कर देते हैं, तो हमें प्लस H से सॉल्व नहीं करना होता है, हमें प्लस I हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में कब प्लस H लग रहा है, कब प्लस I लगेगा। अब देखिए जैसे ये तीनों कंपाउंड है, इस तीनों कंपाउंड में हमको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, माने Ka का ऑर्डर बताना है। तो Ka का ऑर्डर हम लोग कैसे बनाएंगे,
के का बॉर्डर बना के जब भी हमको एसिडिटी का सवाल करना होता है हम लोग H+ को हटा देते हैं, एसिडिक ग्रुप पहले आइडेंटिफाई करेंगे और एसिडिक ग्रुप से H+ को हटाएंगे। तो देखिए इन तीनों मॉलिक्यूल में ये है रेफरेंस वाला एंड ग्रुप और यही रेफरेंस वाला ग्रुप एसिडिक ग्रुप है। तो एसिडिक ग्रुप से हमको के का ऑर्डर निकालना है, तो ये रेफरेंस वाला ग्रुप एसिडिक ग्रुप से H+ को हटाइए तो नेगेटिव चार्ज, H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज, H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज। तो ये सब बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब हमको इस चार्जेस का स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये बेंजीनिंग में रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, तीनों कॉमन है, कॉमन चीज़ को नहीं देखेंगे। अनकॉमन चीज़ यहाँ पे क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड C के एडजेसेंट कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन के पास 3 अल्फा H, तो 3 अल्फा H की मदद से हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्डेड C, ये देखिए यहाँ पे है इस तरह से डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्डेड C के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा H, तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा H, मैंने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, 3 अल्फा H। जब भी इसको बोल देंगे कि तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका इफेक्ट हो रहा है प्लस HC, ये ग्रुप शो कर रहा है प्लस HC। अब इसका भी अगर बोल देंगे प्लस HC तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कोई भी ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्लस M प्लस H नहीं शो करता है। तो ये है ग्रुप का, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन देखिए ये है ग्रुप जुड़ा हुआ है, रेफरेंस ग्रुप की मदद से पोजीशन लोकेट करते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप के जस्ट यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप के यहाँ पे मेटा ग्रुप। अब मेटा ग्रुप के कोई भी प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस M माइनस H नहीं लगता है। तो यहाँ पे चूंकि ये मेटा ग्रुप है तो यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग CH3 का क्या लगा देंगे, सिर्फ प्लस I लगा देंगे। यहाँ पे CH3 का क्या लग रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, प्लस I भी लग रहा है, मतलब दोनों लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस I लग रहा है। प्लस हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है। तो मेटा पोजीशन पे प्लस हाइपर कंजुगेशन माइनस हाइपर कंजुगेशन प्लस M माइनस M नहीं लगता है। CCl3 का क्या लगाएंगे, C डबल बॉन्ड C के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन sp3 है और इस अल्फा कार्बन के पास CCl3 का ग्रुप है। तो हम लोग शॉर्टकट में याद किए थे, जब भी CCl3 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा या फिर CCl3 ग्रुप कोई कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा होता है तो CCl3 ग्रुप का माइनस हाइपर कंजुगेशन लगता है। ये हम लोग जानते हैं CCl3 ग्रुप का माइनस हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस I, यहाँ पे सिर्फ प्लस I, यहाँ पे माइनस हाइपर कंजुगेशन। माइनस हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माने इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा एबंडेंस है। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा तो यहाँ से चार्ज घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचा जा रहा है, ये खींच रहा है ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन घट जाएगा मैंने चार्ज घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो C का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। A में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है, B में हो रहा है इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है। तो किस में ज़्यादा भेजा जाएगा, जिसमें भेजने का पावर ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा पावर, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की मदद से भी भेजा जा रहा है, प्लस I की मदद से भी भेजा जाएगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन प्लस I में डोमिनेंट कौन, हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की मदद से भेजा जा रहा है, यहाँ पे प्लस I की मदद से भेजा जा रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन प्लस I में डोमिनेट प्लस हाइपर कंजुगेशन, माने इसका भेजना ज़्यादा पावरफुल, माने ये ज़्यादा भेजेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से ज़्यादा भेजेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे कम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम, इसलिए C का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, A का स्टेबिलिटी सबसे कम। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए अब हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पता करना है। देखिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम लोग रेजोनेंस के, जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कौन सा इफेक्ट लग रहा है। पहले मेसोमेरिक से स्टार्ट करेंगे, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए ये वाला ये बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड इसको अल्फा बोला गया है, ये दोनों बॉन्ड को बीटा बोला गया और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड को गामा बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बॉन्ड क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे बीटा बॉन्ड कौन सा है, ये डबल बॉन्ड को बीटा बॉन्ड बोला जा रहा है। ये गामा बॉन्ड कौन सा है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये गामा बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बीटा डबल बॉन्ड है, अल्फा सिंगल बॉन्ड है। हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में सजाना है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, तो इफेक्ट चेक करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई सिग्मा पाई मैंने रेजोनेंस चलेगा और रेजोनेंस होगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका किस तरह से बन जाएगा, दिन जी ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। तो नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए पहले यहाँ पे क्या था, पहले इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जब ही ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया तो सिंगल बॉन्ड चेंज हो गया डबल बॉन्ड में। तो पहले क्या था, पहले उसका बॉन्ड ऑर्डर था 1 माने सिंगल बॉन्ड, बाद में बॉन्ड ऑर्डर क्या बन गया 2 माने डबल बॉन्ड। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट किया था सिंगल बॉन्ड से। देखिए पहले सिंगल बॉन्ड था क्वेश्चन में, अब जब रेजोनेंस हुआ तो सिंगल बॉन्ड चेंज हो गया डबल बॉन्ड में। मैंने स्टार्ट किया था 1 से, जाएगा कहाँ पे 2 पे, 1 और 2 के बीच वाला पॉइंट कौन सा 1.5 से
ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया था, जाएगा 2 की तरफ, लेकिन हमको कहाँ पे रोक देना है, 1.5 से पहले रोक देना है, मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ इस पोजीशन पे होगा, तो इसको हम लोग इस पोजीशन को 1.3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इस बॉन्ड में पार्शियल पाई कैरेक्टर्स आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर किसके पास रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.3 के आसपास रहेगा। इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा है। अब रेजोनेंस नहीं लग रहा है तो आप हाइपर कंजुगेशन तो देख सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है कि नहीं। हाइपर कंजुगेशन देखने का तरीका, सी डबल बॉन्ड सी का एडजेसेंट कार्बन पकड़िए, सी डबल बॉन्डेड सी का एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, माने ये दोनों अल्फा कार्बन है। ये सी डबल बॉन्ड सी का एडजेसेंट कार्बन पकड़िए, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों के चारों sp3 कार्बन, माने चारों के चारों अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास गलती से भी हाइड्रोजन आ जाए, माने हाइपर कंजुगेशन होगा। अब हाइपर कंजुगेशन होता है तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा डबल बॉन्ड में, उतना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तभी होगा जब ज़्यादा अल्फा एच होगा। तो अल्फा एच को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 6, यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे 10 अल्फा एच हो गया। अब अल्फा एच खुद से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अल्फा एच होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 अल्फा एच, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 अल्फा एच। क्यों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग अभी निकाले थे कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन निकालने का तरीका क्या होता है, इस कार्बन पे निकालना है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 को 2 से माइनस कीजिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, वैसे ही वहाँ पे 2, तो 2 2 4, यहाँ पे 10 अल्फा है, यहाँ पे 10 अल्फा है। तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन तो ज़्यादा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पहले से ही क्या था, पहले से ही बॉन्ड था, बॉन्ड ऑर्डर पहले से ही बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड पहले से ही थे 2 पे। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में ही सिंगल बॉन्ड था, एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड था। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जर्नी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जर्नी करेगा, माने बॉन्ड ऑर्डर 2 से बॉन्ड ऑर्डर 1 की तरफ जाएगा। तो बीच वाला लाइन 1.5 कहाँ पे रोक देंगे, 1.5 से ऊपर रोक देना है। तो 2 से 1.5 की तरफ जाएगा, माने 2 से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जा रहा है। तो ये इसको, ये बी है, ये सी है, तो बी और सी में क्या हो रहा है, दोनों 1.5 की तरफ जाएगा। तो एक 1.5 की तरफ ही जाएगा, दोनों 1.5 की तरफ जाएगा, लेकिन दोनों ही देखिए ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड किधर जा रहा है, सिंगल बॉन्ड की तरफ। क्यों सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जब भी डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, मैंने डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। मैंने पहले था डबल बॉन्ड, बाद में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसलिए चालू किया हम लोग डबल बॉन्ड से, बॉन्ड ऑर्डर 2 मैंने डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 मैंने डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बॉन्ड ऑर्डर 1 की तरफ, मैंने सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ ज़्यादा कौन जाएगा, जिसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। किसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन। सी में ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, तो सी में ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, माने सी 1 की तरफ ज़्यादा जाएगा और बी 1 की तरफ जाएगा लेकिन कम जाएगा। माने इसको अगर यदि हम लोग 1.6 पकड़ लेते हैं, ये 1.6 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये 2 से चालू किए थे, 1.5 से ऊपर रोक देना था, तो 1.5 से ऊपर 1.6 आएगा, यहाँ पे कुछ 1.7, यहाँ पे 1.8, 1.9 और 2, तो इसलिए 2 से 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, तो ये था सी। क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए 1.6 पे आके रुक गया है, और चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम, तो इसको हम लोग 1.8 पे रोक देते हैं। अब देखिए ये 1.8 बॉन्ड ऑर्डर हो गया बी का, 1.6 बॉन्ड ऑर्डर हो गया सी का, और ए का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.3। तो ए का बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बी का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका 1.8 बॉन्ड ऑर्डर, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो बी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ए सी में देखिए ए का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो ए का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, और सी का बीच में है तो सी का भी बॉन्ड लेंथ बीच में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन की मदद से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। बस एक बार बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही डबल बॉन्ड दिया जाएगा, मैंने मान लीजिए ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कंजुगेशन था पाई सिग्मा पाई, हमें अल्फा ये था, इसके साथ काम करना था, तो पहले से मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले से मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड नहीं है, पहले से मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे पहले से मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड था। तो जो पहले था उसको पहले लिखिए, जो बाद में है उसको बाद में लिखिए। पहले सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अब रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, पहले डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, बाद में हाइपर कंजुगेशन करने से सिंगल बॉन्ड होगा तो 1, बीच वाला पॉइंट सबका 1.5 लेना है। अब जब 1 से 2 की तरफ जाएगा तो 1.5 से पहले रोकिए, 2 से 1 की तरफ जाएगा तो 1.5 से पहले रोकिए,
लेकिन चूंकि ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो ये है 1.5 का लेंथ और ये जरूर 1.5 से कम होगा क्योंकि ये 1 से आ रहा था। 1 से कैसे आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो इसको 1.4 मान लिए। अब चूंकि ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो 2 से 1 की तरफ कैसे जाएगा 1.9, 1.2, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6। तो हम लोग 2 से जब 1 की तरफ जाएंगे तो 1.9, 1.8, 1.7, लेकिन 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो 1.1, 1.2, 1.3। क्योंकि 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो 1.9, 1.8, 1.5 से बड़ा से रोक देना है तो 1.7 पे रोक देंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पहले क्या दिया है, अब रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन के बाद क्या हो रहा है। पहले चूंकि सिंगल बॉन्ड दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन को डोमिनेंट मानेंगे, क्वेश्चन वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मान लीजिए फिर से हमें बॉन्ड ऑर्डर पर ही काम करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर पर जब भी हमको काम करना है तो यहाँ पे सिंगल अल्फा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बन गया है। अब हमें अल्फा बीटा का कंपैरिजन करना है। अल्फा कौन सा, ये डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेट अल्फा। बीटा कौन सा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिस्टर हाई, मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मेसोमेरिक लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरिक लगेगा नहीं। ध्यान देंगे तो मेसोमेरिक भी लगेगा, लेकिन मेसोमेरिक का समझ नहीं आता है कि कैसे मेसोमेरिक लगेगा। तो रेजोनेंस दिख ही रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर है, सिग्मा है, पाई है, लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा तो देखिए, अब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा उसको हम लोग मेंटली कर लेंगे। अभी हम लोग बोर्ड पे करते हैं तो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो लोन पेयर लॉस किया। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा तो क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन के कारण से हमें पता है डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा हाइपर कंजुगेशन के कारण से। यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो यहाँ पे था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ। तो हमको ये दिखा कि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण से भी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, हाइपर कंजुगेशन के कारण से भी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। तो रेजोनेंस के कारण से भी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, हाइपर कंजुगेशन के कारण से भी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो किसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, उसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मैंने जिसका इफेक्ट ज़्यादा उसी का पावर वही डोमिनेंट होगा। तो मेसोमेरिक यहाँ पे रेजोनेंस था, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन था, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस डोमिनेंट, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने का जर्नी है वो ज़्यादा होगा, माने इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ जाएगा लेकिन कम जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की मदद से जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस की मदद से जा रहा है, रेजोनेंस की मदद से जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो इसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो ए का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा बी से। तो इस तरह से जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम बॉन्ड लेंथ। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया है, इस क्वेश्चन में भी हमको बॉन्ड ऑर्डर की मदद से काम करना है। इस क्वेश्चन में भी हमको बॉन्ड लेंथ निकालना है। तो बॉन्ड लेंथ निकालने का सबका तरीका हमको पास एक ही रहेगा। यहाँ पे CH3 दे दिया है, यहाँ पे CH डबल बॉन्डेड, CH2 यहाँ पे गामा, ये बीटा अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम सीधा देखेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, पहले मेसोमेरिक चेक कीजिए, मेसोमेरिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रेजोनेंस चेक कीजिए। रेजोनेंस यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे पाई, ये सिग्मा, ये पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो इसका नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगा, CH2 माइनस CH प्लस डबल बॉन्ड NO माइनस यहाँ पे O इस ऑक्सीजन, इस तरह का। तो देखिए ये बॉन्ड था अल्फा, डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस के कारण से क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जा रहा है सिंगल बॉन्ड में, रेजोनेंस के कारण से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन गया। ये क्या है, डबल बॉन्ड। क्या इसमें रेजोनेंस लग रहा है, सब मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, रेजोनेंस लग रहा है, रेजोनेंस है ही नहीं, कोई कंजुगेटेड सिस्टम है ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा एच चाहिए। अल्फा एच कहाँ पे मिलेगा, अल्फा कार्बन के पास मिलेगा। अल्फा कार्बन क्या है, C डबल बॉन्डेड C के साथ जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये है C डबल बॉन्डेड C। इससे कोई कार्बन और आगे यहाँ पे जुड़ा ही नहीं है, यहाँ से पीछे कोई जुड़ा ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा एच भी नहीं है, मैंने यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है। C डबल बॉन्डेड C के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा एच, मैंने 3 बार अल्फा एच की मदद से हाइपर कंजुगेशन हो। हाइपर कंजुगेशन होगा तो इसका क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन की मदद से, हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, मैंने हाइपर कंजुगेशन की मदद से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे रेजोनेंस की मदद से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन की मदद से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, और इसका डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा। मैंने इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इन दोनों में किसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसका इफेक्ट ज़्यादा, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में इफेक्ट रेजोनेंस का ज़्यादा, रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा, तो रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। तो इसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो चूंकि इसका सबसे
ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ये ए, ये बी, सी। ए का सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ए का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। बी सी में क्या देखेंगे, सी में भी थोड़ा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, लेकिन बी में कोई भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया है। बी में प्योर डबल बॉन्ड, तो प्योर डबल बॉन्ड हो, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और सी का बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस तरह से देख के कर सकते हैं। अब एक तो बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें हमको फिर से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी का करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कम। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आप बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा बॉन्ड है, ये बीटा बॉन्ड है। हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करना है, किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ ये बीटा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बीटा, ये वाला बॉन्ड अल्फा। अब इन दोनों बॉन्ड देखने में तो लगता है दोनों सिंगल बॉन्ड और दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होगा। वही हमको चेक करना है किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। देखिए ये सी डबल बॉन्डेड सी का एडजेसेंट कार्बन, पहले देखिए रेजोनेंस है सिस्टम में, रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे सी डबल बॉन्डेड, अब रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन पे आएंगे। सी डबल बॉन्डेड सी का एडजेसेंट कार्बन, ये अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने के कारण से होता है। माने क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, तो बॉन्ड टूटेगा तभी हाइपर कंजुगेशन होगा। इसलिए हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और हाइपर कंजुगेशन हम लोग देख भी चुके हैं, बॉन्ड इसी तरह से टूटता है। ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, या हाइड्रोजन के साथ इस तरह डॉट डॉट करके ये बॉन्ड जुड़ा रहेगा। देखिए इस तरह का इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, तो CH2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 माइनस, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह का इसका नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिंग फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे हमको दिखा कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटा तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ पे चला गया, तो ये बॉन्ड टूट रहा है। जो अल्फा वाला जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट रहा था, लेकिन बीटा वाला बॉन्ड में क्या देखिए, क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है। तो एक बार ध्यान से देखिए, ये सी डबल बॉन्डेड सी, जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो जो अल्फा हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन टूटता है। ये सब बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन नहीं टूटता है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन नहीं टूटता है। ये बीटा लिखा है इसलिए बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन। बीटा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। तो ये है अल्फा कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन में ये दोनों हाइड्रोजन पार्ट लेंगे, माने ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो भी बॉन्ड ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है वो सब बॉन्ड टूटेगा। लेकिन ये बॉन्ड तो हाइपर कंजुगेशन में पार्ट ही नहीं ले रहा है, तो ये पार्टी नहीं लेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। लेकिन ये बॉन्ड टूट रहा था, तो ये बॉन्ड टूट रहा था, माने ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड वीक है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम है। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसका है, जो नहीं टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और ये क्योंकि टूट रहा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड एनर्जी को भी देख सकते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए, अब फिर से हमें सेम टाइप का क्वेश्चन करना है जिसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पे हमको कमेंट करना है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ कम। तो फिर से देखिए, हम लोग का सब एक ही तरीका है, हम लोग रेजोनेंस से चलेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस चलेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर इधर आएगा और ये इधर चला आएगा। तो इसका नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस के कारण से ये जो पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया है। देखिए क्या हुआ, लोन पेयर यहाँ पे से यहाँ पे है, लोन पेयर जब यहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एटम पे हम लोग रेजोनेंस इसी तरह करते, एक एरो को इधर ले जाना है तो दूसरा एरो को उधर ले जाना है, अगर एक एरो इधर गया तो दूसरा एरो इधर जाएगा। तो रेजोनेंस हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो इसलिए चूंकि एक एरो को इधर लेके गए तो दूसरा एरो को इधर लेके चले गए, ये एरो इधर आ गया तो यहाँ कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज बन गया है, और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, लेकिन हाइपर कंजुगेशन होगा कैसे, यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्डेड सी, ये दोनों कार्बन से जाहिर जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, माने इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, माने 2 हाइड्रोजन होगा, माने 2 2 4, माने यहाँ पे 4 अल्फा H, माने 4 बार हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन के कारण से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो हाइपर कंजुगेशन प्रॉब्लम में हम लोग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, बस याद रखेंगे हाइपर कंजुगेशन के कारण से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। यहाँ पे क्या होगा, सी डबल बॉन्डेड सी का एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 - 4 0, जो भी जितना भी बॉन्ड बनाएगा 4 को उससे माइनस करना है। 4 बॉन्ड बना रहे तो 4 को 4 से माइनस कीजिए तो 0 अल्फा H, 4 बॉन्ड बना रहे तो 4 को 4 से माइनस कीजिए तो 0 अल्फा H, माने यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, जिसका डबल बॉन्ड जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा, माने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कभी चेंज ही नहीं होगा। तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कब चेंज होता है,
हाइपर कंजुगेशन की मदद से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। हाइपर कंजुगेशन हुआ ही नहीं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज ही कैसे होगा? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज नहीं हो रहा है, मैंने डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रह गया, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रह गया, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। इसमें क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में किसकी मदद से चेंज हो रहा है? रेजोनेंस की मदद से चेंज हो रहा है। यहाँ पे किसकी मदद से चेंज हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन की मदद से चेंज हो रहा है। तो रेजोनेंस की मदद से चेंज हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन की मदद से चेंज होगा। किसमें ज़्यादा चेंज होगा? रेजोनेंस में ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि हम लोग का रूल है मिस्टर हाई, रेजोनेंस का पावर हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस की मदद से चेंज हो रहा है। क्योंकि रेजोनेंस की मदद से चेंज हो रहा है तो इसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, ये कंपाउंड ए, ये बी, सी, तो ए का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, सी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, बी का बॉन्ड लेंथ बीच में होगा, सी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम क्यों? क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन हुआ ही नहीं, तो उसका डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रह गया, और उसका डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही रह गया, तो प्योर डबल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अब देखिए हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन का हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता करना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करने का शॉर्टकट क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मैंने एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करना है। अब एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? एल्कीन के स्टेबिलिटी के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यदि एल्कीन का अल्फा एच बराबर होता है, मैंने एल्कीन का अल्फा एच व्हेन सेम अल्फा एच, जब एल्कीन का अल्फा एच सेम है तब ट्रांस एल्कीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है सिस से। एल्कीन का जब अल्फा एच सेम होता है तब ट्रांस एल्कीन का स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्डेड सी, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा 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 कार्बन, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये है ट्रांस, ये है सिस। सिस क्यों है? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस, ये सिस, ये ना ही ट्रांस ना ही सिस। यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है? ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। तो देखिए अल्फा एच पहले चेक कर लेंगे, ये सी डबल बॉन्डेड सी, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये सी डबल बॉन्डेड सी, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्डेड सी, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, सी डबल बॉन्डेड सी, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, सबका सब sp3, सबका सब अल्फा कार्बन। यह कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3, इधर भी 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जब बराबर, तो हम लोग क्या लिखे हैं? रूल क्या है? व्हेन अल्फा हाइड्रोजन सेम, जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम है, जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर है तो ट्रांस का स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा हो। तो पहले हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेंगे, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सिस से, तो ये है सिस और ये है ट्रांस। देखिए ये है सिस और ये है ट्रांस, तो सिस ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल। तो ये है मॉलिक्यूल ए, ये कंपाउंड बी, ये सी, तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ये तो पता लगा, लेकिन बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? समझिए बात को, ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा ये ठीक है, तो ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा कर दिए। बी सी में किसको ज़्यादा स्टेबल लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, यह आइसोब्यूटीन, इसका नाम क्या आ जाएगा? सिस टू ब्यूटीन, इसका नाम क्या आ जाएगा? ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ध्यान रखिएगा, आइसोब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन में ये आपको याद रखना है, आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। सिस और ट्रांस में ट्रांस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी सिस से भी ज़्यादा होता है और आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी ट्रांस से भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ये सी, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ए, ये बी, ए बी में ज़्यादा स्टेबल कौन? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, तो ए उसके बाद ए और उसके बाद बी। लेकिन आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हो गया? इन दोनों से आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों? तो आइसोब्यूटीन का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो आइसोब्यूटीन में देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 एक, यहाँ पे एक कार्बन के साथ ये CH3 जुड़ा है और यहाँ पे CH डबल बॉन्डेड CH2, तो इस तरह से है। अब यहाँ पे हमको पता है ये है C डबल बॉन्डेड C, C डबल बॉन्डेड C से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास 3H, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? ये बॉन्ड इधर टूट के आएगा, इधर से भी तोड़ सकते थे, इधर से तोड़ के देख लेते। तो इधर से बॉन्ड इधर आया और ये बॉन्ड इधर बना, तो ये बॉन्ड जब भी इधर पे आया तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये कार्बन के साथ ये बॉन्ड जुड़ा हुआ था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो देखिए माइनस किस कार्बन के पास आया है? एक कार्बन के पास आया है, और वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? जिस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आया है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, माने ये कार्बन कौन सा? 1 डिग्री की कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन आयन, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, ये कौन सा कार्बन आयन? 1 डिग्री कार्बन आयन। हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बन आयन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, इसलिए आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन आप सिस ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूटीन के साथ कम करा के देखिए, तो सिस ब्यूटीन में क्या है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल, यहाँ से इस तरह से CH, यहाँ पे इस तरह से CH3, यहाँ पे CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से भी करा सकते हैं, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। देखिए हमारा इच्छा है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड को इधर तोड़ के इधर भी ले जा सकते हैं, इधर तोड़ के इधर भी ले जा सकते हैं, दोनों तरफ से होगा। किसी एक तरह से करके देख लेते हैं, क्योंकि हमको देखना है कि आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा क्यों हुआ, क्यों सिस ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं हुआ, आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हो गया। इसका रीज़न ये है, जब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कराएंगे तो ये मान लेते हैं ई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आया, तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया है, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट गया है, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। तो देखिए अब जो कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज बना है, जब सिस ट्रांस का जब हाइपर कॉन्जुगेशन कराए, तब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, माने ये 2 डिग्री कार्बन आयन। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा था, तो 1 डिग्री कार्बन आयन। हमको पता होता है कि 1 डिग्री कार्बन आयन और 2 डिग्री कार्बन आयन में 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, हमको पता होता है। 1 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन है, इधर 2 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन है तो दोनों तरह से प्लस आई लगेगा। 1 डिग्री कार्बन आयन है तो एक ही तरह से प्लस आई लगेगा। ज़्यादा प्लस आई, हम सीधा प्लस आई की मदद से काम कीजिए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये एक कार्बन है नेगेटिव चार्ज, ये एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन आयन हो गया। देखिए ये कार्बन आयन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन आयन, तो इसको बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन आयन है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन आयन। देखिए ये कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन आयन, ये कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन। और 1 डिग्री कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? देखिए 2 डिग्री कार्बन आयन में ऊपर से भी प्लस आई लग रहा है, नीचे से भी प्लस आई लग रहा है। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा, प्लस आई माने कि इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा जाएगा। CH3 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेजेगा? इस नेगेटिव चार्ज के पास भेजेगा। नेगेटिव चार्ज पहले से ही था, इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है, तो ऊपर से भी मिल रहा है, नीचे से भी मिल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे कम बढ़ा, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा। यहाँ पे ज़्यादा चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट गया, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा? यहाँ पे क्योंकि चार्ज कम है, तो जहाँ पे कम चार्ज वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो कम चार्ज तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो 1 डिग्री कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है 2 डिग्री कार्बन आयन से। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन में चार्ज कम है, 2 डिग्री कार्बन आयन में चार्ज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो 1 डिग्री कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा। चूंकि आइसोब्यूटीन का हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा था और सिस ट्रांस ब्यूटीन का हाइपर कंजुगेशन में 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा था, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन आयन में 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल, और 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल, तो आइसोब्यूटीन का हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल, और आइसोब्यूटीन का हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल, इसलिए आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल। इसलिए हम लोग बोलते हैं, आपको याद भी रखना पड़ेगा कि आइसोब्यूटीन और सिस ट्रांसब्यूटीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोब्यूटीन, और उसके बाद जब सिस ट्रांसब्यूटीन का बात आएगा तो उसमें से ज़्यादा स्टेबिलिटी हम लोग ट्रांस को देंगे, क्योंकि जब कार्बन एटम सेम रहता है तब सिस ट्रांस में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो देखिए आइसोब्यूटीन का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद ट्रांस का, उसके बाद सिस का। अब हमें निकालना था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या कर देंगे, सीधा उलट दीजिए आंसर को। हीट ऑफ स्टेबिलिटी का उल्टा होता है हीट ऑफ हाइड्रोजन। जिसका सबसे कम स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, यह है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बस आपको याद कर लीजिए इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। यह है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है सिस ट्रांस के, मतलब सिस ट्रांस की जगह पे उसका स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि आइसोब्यूटीन में 1 डिग्री कार्बन आयन बनते हैं, तो 1 डिग्री कार्बन आयन बनने के कारण उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, लेकिन सिस ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और सिस ट्रांस में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा।